दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपका हमारे करंट अफेयर्स के नए सेशन में स्वागत है। और आज अब जो टॉपिक होंगे उन पे हम चर्चा करने वाले हैं, उन पे एक बार एक नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा नोबेल अवार्ड से रिलेटेड। नोबेल अवार्ड का डिक्लेयर हुआ है 2020 के लिए, तो किन किन लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जा रहा है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और हमारा अगला पॉइंट होगा MMHG मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, जिसका भी किसी प्राइवेट कंपनी को एक कॉन्टैक्ट मिला है बहुत बड़ा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। और हमारा अगला पॉइंट होगा सूर्या मिसाइल, जिसका हाल ही में DRDO ने सफल परीक्षण किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री और उसके लिए। और उसके अलावा हम चर्चा करने वाले हैं आज क्वेट कंट्रीज़ का एक संगठन है 4 देशों का, तो उसमें एक भारत की भी अहम भूमिका है और क्या आगे इसमें लाने वाला है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक सुपरसोनिक मिसाइल से चलने वाला टॉर्पीडो का एक सफल परीक्षण किया है DRDO ने, उस पर भी बात करने वाले हैं। और रुद्रम-1 जो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण हुआ है, उस पर भी चर्चा करने वाले। तो देखा जाए तो जो DRDO सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी टेस्टिंग सरकार की तरफ से हो रही है, वो शायद भारत और चाइना और पाकिस्तान के जो बीच में तनाव रहता है उसके चलते भारत भी पूरी अपनी ताकत लगा रहा है, और इसके चलते सरकार धड़ाधड़ बहुत सारे टेस्ट करती जा रही है और काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है उस पर। तो और उसके अलावा हम कुछ और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे रामविलास पासवान जी की डेथ हुई है इस वीक में, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, उनके बारे में भी। तो लेट्स डिस्कस फॉर द दिस पॉइंट्स इन डिटेल। ओके, सो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है और जो टॉपिक है वो नोबेल अवार्ड से रिलेटेड है, क्योंकि अभी इस वीक में बहुत सारे अवार्ड का डिक्लेयर हुआ है जो दिए जाने हैं 2020 के लिए। तो थोड़ा सा इसमें ही जान लेते हैं कि नोबेल अवार्ड हैं क्या। बेसिकली ये अवार्ड स्वीडन देश देता है। 1896 में वहाँ के एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबल, उनके नाम पे ये अवार्ड चलता है। उन्होंने एक अपनी जीवन की जो जमा पूंजी थी वो एक बैंक में जमा करवा दी थी, और उनकी विल थी कि उससे जो धनराशि से जो इंटरेस्ट के रूप में होगी उसको लोगों को डिफरेंट फील्ड में ये पुरस्कार के रूप में जो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो जो लोगों का, उनको अवार्ड दिया जाए। उसी के तहत स्वीडन देश की उनकी रॉयल स्वीडिश अकेडमी इस पुरस्कार को देती है अलग अलग। तो इसमें कुछ कैटेगरी में जो अवार्ड हैं अभी डिक्लेयर हो चुके हैं, उनके बारे में हम लोग को एक बार करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो पहला एक क्वेश्चन है हमारा कि 2020 का नोबेल अवार्ड फॉर पीस किसको दिया जाने वाला है। एक्चुअली ये अवार्ड जो हैं डिक्लेयर होते हैं अक्टूबर के मंथ में हर साल, और इनको उनके जो डेथ एनिवर्सरी होती है अल्फ्रेड नोबेल की 10 दिसंबर को, तो ये स्वीडन में दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, लेकिन उनको डिक्लेयर पहले अक्टूबर में कर दिया जाता है। तो उसी के तहत ये 2020 के लिए डिक्लेयर हुए हैं। तो हम जो पहला पॉइंट रख रहे हैं वो पीस अवार्ड, नोबेल पीस अवार्ड फॉर 2020 किसको दिया गया है। तो इसका सही आंसर है दैट इज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और जिसके लिए स्वीडन एकेडमी जो संस्था है उसने कहा है कि उन्होंने भूख को मिटाने के लिए बहुत पिछले सालों में सराहनीय काम किए, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो अब जान लेते हैं कि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या बेसिकली। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है कि ये एक यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, और जिसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका जो पर्पज़ है मेन वो भूख मिटाना है। मीन्स जो और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में, इसमें कई देशों में ये सक्रिय रहता है। तो अभी जो 2019 की रिपोर्ट है उसके अनुसार इसमें लगभग 8 करोड़ लोगों को ये पहुंचा है, और 88 कंट्रीज़ में। तो बेसिकली जहाँ हंगर है और जहाँ देशों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहाँ पे जो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है उनको खाना पहुँचाने का काम करती है। और फूड, तो बेसिकली इसके 2 काम है। एक तो भूख मिटाने का काम करती है जो लोग मुसीबत में हैं, दूसरा फूड सिक्योरिटी पे काम करती है। सो अब हम दूसरा और इसके जो दूसरे और अवार्ड का डिक्लेयर हुआ है उसके लिए अब चर्चा कर लेते हैं। और इसमें जो मेडिसिन का अवार्ड 2020 को जिसको डिक्लेयर किया गया है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिक्लेयर किया गया है। तो इसमें जो पहला नाम है दैट इज़ हार्वे ऑल्टर और माइकल हॉगिटन और चार्ल्स राइस, इन तीनों को संयुक्त रूप से 2020 का मेडिसिन और फिजियोलॉजी भी कहते हैं इसको, का अवार्ड दिया जाएगा 10 दिसंबर को। तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है
इन लोगों ने क्या किया है कि हेपेटाइटिस सी जो वायरस होता है उसको इन्वेंट किया है लोगों ने। इसी के बेस पे हुआ क्या है कि वो जो कमेटी कहती है कि हेपेटाइटिस सी वायरस क्या होता है कि एक लीवर की वो गंभीर बीमारी होती है, वो लीवर में ये वायरस आ जाता है। तो ब्लड टेस्ट के जरिए इन लोगों ने जो मेथड बताया उसमें ब्लड टेस्ट के जरिए इसको डिटेक्ट किया जा सकता है और उसको इलाज किया जा सकता है। इसके लिए बहुत लाभ हुआ है, लाखों लोगों को उससे जीवन दान मिला है, क्योंकि ब्लड टेस्ट में हेपेटाइटिस सी पता लगाया जा सकता है। जो इनके ही द्वारा आविष्कार किया गया हेपेटाइटिस सी है उसकी वजह से। तो जो ये अवार्ड है इन लोगों को इस वजह से दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन भी बनता है इसमें कि जो मेडिसिन का अवार्ड 2020 के लिए जो डिक्लेयर किया गया है तो वो उसका किस वजह से दिया गया है। तो इसमें सही आंसर हमारा होता है हेपेटाइटिस सी वायरस के आविष्कार के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि फिजिक्स के नोबेल अवार्ड के लिए डिक्लेयर हुआ है तो किसको दिया जाने वाला है, कि किस वजह से दिया। इसका जो सही आंसर होता है वो ब्लैक होल के लिए। तो ये अवार्ड बेसिकली फिजिक्स का अवार्ड, जो फिजिक्स में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते लोग उनको दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये भी 3 लोगों को दिया गया है बेसिकली, इसमें रॉजर पेनरोज, रिचर्ड गेंजल एंड एंड्री गेज। इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया जाना है। इसमें इन्होंने जो उनके काम है बेसिकली 2 काम है। एक तो फर्स्ट ये है कि यूनिवर्स की डिस्कवरी में ब्रह्मांड को और अच्छा जानने के लिए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और दूसरा ब्लैक होल के बारे में और जानकारी बताने के लिए इनको ये संयुक्त रूप से अवार्ड दिया जा रहा है। और इसमें मैं एक बात की खास चर्चा करना चाहूँगा कि जो ब्लैक होल की डिस्कवरी है इसमें कहीं न कहीं एक इंडिया का भी लिंक आता है। इंडिया के एक फिजिसिस्ट हैं जिनका हाल बंगाल से संबंध रखते हैं वो, और उन्होंने इसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ था जो ब्लैक होल्स के लिए कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है आज भी। ओके, सो इनका जो नाम है पूरा, वो कोलकाता बेस्ड एक फिजिसिस्ट रहे हैं। उनका पूरा नाम है अमल कुमार रायचौधरी। इनका आविष्कार एक पुराना है जिसकी बेस पे ये लोग जनरल रिलेटिविटी का कैलकुलेशन करते हैं। और जो ब्लैक होल का में जो इनका आविष्कार किया है जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है रॉजर पेनरोज, तो इनकी कैलकुलेशन पे बेस्ड ही है मिस्टर रायचौधरी की। तो एक लिंक इंडिया से भी बनता है इसका, तो ये हमें थोड़ा सा जानना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। और ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अवार्ड के लिए 2020 फॉर। तो केमिस्ट्री का अवार्ड 2 महिलाओं को संयुक्त रूप से मिल रहा है इस बार, और इनका जो नाम है एमुनियल कॉर्पेंटर, फर्स्ट जेनिफर डोंडिया। ये दोनों ही लोगों ने जीनोम को एडिट करने का एक मेथड दिया है, जिस मेथड का नाम होता है क्रिस्पर CS9। तो क्रिस्पर एक मेथड है जिससे जीनोम को एडिट किया जा सकता है। आप जीनोम और DNA होता क्या है इसमें जान लेते हैं थोड़ा सा। होता क्या है कि बेसिकली मनुष्य की जो भी लिविंग जीव है उसमें एक कोशिका होती है। कोशिका का जो बिल्कुल फाइनल इंटीग्रल पार्ट होता है वो होता है जीन और DNA जिसमें कहते हैं। तो DNA की जो उनकी संरचना होती है तो उसमें क्या होता है कि सारे जो जीवन के जो फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं वो DNA के अंदर ही होते हैं। तो जब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोगों को अनुवांशिक बीमारियां हैं तो उनको जीन को डिकोड किया जा सकता है, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो उसको मॉडिफाई करने का एडिट करने का एक तरीका इन्होंने दिया है। उसके बेस पे उनको नोबेल केमिस्ट्री का अवार्ड ये दिया जा रहा है 2020 का। तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे DNA में जिसकी प्रॉब्लम है कि किसी को कैंसर है या दूसरी बीमारियां हैं, जो अनुवांशिक बीमारियां चलती हैं, तो किया जाता है तो वो DNA का एक पर्टिकुलर एक पार्ट काट के जो सही नहीं है उसको अलग किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे जेनेटिक साइंस की पूरा एक साइंस की ब्रांच ही नई डेवलप हो गई है, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जीनोम एडिट के लिए इन्होंने दिया हुआ है ये अवार्ड जा रहा है फॉर 2020। ओके, सो लिटरेचर के लिए 2020 नोबेल अवार्ड जो डिक्लेयर किया गया है वो दिया जा रहा है एक अमेरिका की पोइट हैं लुइस ग्लुक। तो ये कवि हैं और एक राइटर हैं और अमेरिका की जानी मानी राइटर हैं। तो 2020 का लिटरेचर का अवार्ड इनको जा रहा है। तो बेसिकली ये इनका जो मेन जो काम रहा है वो जो इनकी पोइट्री में जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है वो है कि फैमिली रिलेशन, फैमिली में और जो लोग ग्रो करते हैं, बढ़ रहे होते हैं, तो उनकी कैसी यादें और कैसे परिवार में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, और उन चीज़ों का इनकी जो
स्टोरीज हैं और इनकी जो कविताएँ हैं उनमें जिक्र रहता है बेसिकली। तो ये इनको जा रहा है और इसके लिए इन्होंने पहले भी कुछ पुलित्ज़र अवार्ड भी मिल चुका है इनकी एक दूसरी रचना के लिए, दैट इज़ द वाइल्ड आइरिस। इसको पुलित्ज़र अवार्ड भी मिल चुका है। और दूसरी और भी बुक है इनकी, फेथफुल एंड वर्टुअस नाइट। तो ये काफ़ी पॉपुलर है अमेरिका में और ये इस साल का अवार्ड इनको दिया जा रहा है। ओके, सो अब कुछ रक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को किसने डेवलप किया है? इसका सही आंसर है DRDO की लेबोरेटरी TVRL ने। ओके, तो TVRL एक फैसिलिटी है DRDO की, जिसको बोलते हैं टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। इसने इसका डिज़ाइन किया है और इसको डेवलप किया है। अब इस पर और चर्चा कर लेते हैं बेसिकली कि MMH, जिसको शॉर्ट में हम MFHG कह रहे हैं, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। तो ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक हैंड ग्रेनेड होता है जो अत्याधुनिक हैंड ग्रेनेड है और इसको DRDO ने डेवलप किया हुआ है, इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और हाल ही में क्या हुआ है कि इसका जो प्रोडक्शन करने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, वो एक प्राइवेट कंपनी नागपुर की कंपनी है EEL, उसको दिया है सरकार ने। तो देखा जाए तो ये क्या है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए जो ये काम हुआ है। तो जो नागपुर की कंपनी है उसका EEL बोलते हैं शॉर्ट में, इसका पूरा नाम होता है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। और जिसके साथ ग्रेनेड का वैसे हिंदी में मतलब समझते हो हथगोला होते हैं, ठीक है। तो इनको बनाने का, तो 10 लाख ग्रेनेड्स को बनाने का इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो DRDO ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, बट इसका जो प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो EEL को दिया गया है। तो अभी क्या होता है कि जो वर्तमान में जो सेनाएं हमारी सशस्त्र बल यूज करते हैं जो हथगोलों को, हैंड ग्रेनेड्स को, वो उसका डिज़ाइन काफ़ी पुराना है और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से यूज चल रहे हैं। वही है हमारे इसमें जो उसका जो मॉडल होता है वो 36M बोलते हैं, 36M हैंड ग्रेनेड। तो बेसिकली हैं क्या कि इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक पहली बात तो ये बहुत पुराने हैं इनका डिज़ाइन। दूसरा ये है कि कई बार ये जो चलाने वाला होता है, उसको फेंकने वाला, वो भी सुरक्षित नहीं होता है। कई बार उन्हीं भी फट जाते हैं, बहुत जल्दी फट जाते हैं। दूसरा ये होता है कि ये कई बार ऐसा होता है कि मिस भी बहुत हो जाते हैं, फेंका गया वो पता लगा चल नहीं रहा है। तो मिस होने का और खुद जो उसको फेंकने वाला थ्रोअर होता है वो भी ज़्यादा सेफ नहीं होता है, तो उनके मिस होने की रेट बहुत ज़्यादा है। और इसको जो अभी जो सप्लाई होती है वो OFB की तरफ से होती है, इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, आप जानते होंगे साथ इसका नाम। तो अब क्या है कि ये जो DRDO ने नए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड बनाए, इसमें क्या है कि इनके जो मिस होने की रेट बहुत कम है, बहुत 99% तो ये चलते ही हैं, बहुत कम इनके मिस होने की तरह। दूसरा क्या है कि ये फटते नहीं हैं हाथ में, रेयर है, तो जो फेंकने वाला भी काफ़ी वो सिक्योर रहता है। तो इनकी जो 2 डिज़ाइन है बेसिकली, जो ये अभी जो यहाँ इसके जो आए हैं सामने, और 2 डिज़ाइन वो एक मोड में, एक डिफेंसिव मोड होता है, एक ऑफेंसिव मोड है। इन दोनों मोड में इनको चलाया जा सकता है। जो डिफेंसिव मोड है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे, और हमारी सेनाएं उसी को यूज़ करती हैं। उसमें क्या होता है कि जो फेंकने वाला होता है सैनिक, वो एक सुरक्षित जगह पर होता है, और जो उसका वो होता है जो टारगेट होता है वो खुले मैदान में होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा सैनिक फेंकने वाले के लिए सुरक्षित रहता है और बाहर ज़्यादा तेज़ी से करता है। और ऑफेंसिव मोड होते हैं वो, उसमें क्या होता है कि वो धमाका करता है लेकिन उतना लीथल नहीं होता है जितना डिफेंसिव मोड का होता है। तो ये इसको जो कॉन्ट्रैक्ट, जो सबसे सिग्निफिकेंट बात इसकी है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो एक प्राइवेट फर्म को दिया है। जो पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान में जनरली OFB बनाती रहती है इन चीज़ों को, कि किसी प्राइवेट फर्म को दिया हुआ। तो एक तो इसमें ये होता है कि मेक इन इंडिया की बात हो रही है कि अपने देश में ही बनवा रहे हैं। दूसरा ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो रही है, क्योंकि पब्लिक ने डिज़ाइन किया हुआ है कंपनी ने, DRDO ने, और वो उसको प्रोडक्शन कर रही है। और तीसरी बात ये भी है कि इसमें OFB जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उस पर भी उसका ही एक मोनोपोली थी, सारे हथियार वही बनाती है, सारा ही काम। लेकिन अब ये कंपनी बनाएगी तो एक अच्छा एक दूसरा प्लेयर भी आ जाएगा, ये बढ़िया बेहतर कंपटीशन होगा। और जो फाइनल, जो सबसे अच्छी बात है कि एक नए हथगोला जो ज़्यादा सुरक्षित भी बनाते हैं और ज़्यादा लीथल हैं, इनकी कॉस्ट भी कम है, तो वो सेना को मिलने जा रहे हैं। तो ये उनका भी एक प्रोत्साहन होता है और देश की हित में ही बहुत अच्छी बात है।
ओके दोस्तों, अब चर्चा करते हैं सौर मिसाइल का। सौर मिसाइल को क्या अभी हाल ही में DRDO ने इसका टेस्ट किया है। तो इस पर एक हमारा क्वेश्चन है कि जो लेटेस्ट सौर मिसाइल है उसका स्पीड की कैटेगरी क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर होता है हाइपरसोनिक। ओके, सो लेट्स डिस्कस विद फॉर दिस सौर मिसाइल। इसलिए क्या है कि सौर मिसाइल एक सीरीज है मिसाइल की, और ये इसका लेटेस्ट अभी ट्रायल किया हुआ बालासोर में 3 अक्टूबर को DRDO ने। तो इसको सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया गया। तो इसमें क्या है कि इसकी जो एक खास बात है, ये हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक का मतलब इसकी जो स्पीड है लगभग जो साउंड की स्पीड होती है उसके 7-8 गुना है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी फास्ट है। और दूसरा, ये न्यूक्लियर वीपन को ले जा सकती है। पेलोड कम से कम 300 किलो तक का सामान ले जा सकती है, जो उसको ट्रैक करना है, उसका जो एक्सप्लोसिव होगा। और इसकी एक खास बात ये है कि ये अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया चाइना के पे जो जो बॉर्डर है उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं। तो उसके वजह से सरकार और DRDO के थ्रू ये बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे हैं एडवांस फीचर के साथ में। तो सौर मिसाइल काफ़ी ताकतवर, और ये इसमें क्या है कि ये सौर जो है न्यूक्लियर वीपन को भी ले जा सकती है अपने साथ। तो उसको न्यूक्लियर वीपन को ले जाने में ये सक्षम है। तो काफ़ी एडवांस फीचर हैं इसके, और ख़ासकर इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन है उसको देखते हुए इसका जो टेस्ट हुआ है ट्रायल, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। तो इसका जिक्र करना और इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको इवन बेसिकली अभी 6 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने उसको अपनी जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, NSC बोलते हैं, उसने इस आर्मी में एयरफोर्स में खासकर इसको अप्रूवल भी दे दिया है कि इसमें ये सेना के लिए इसकी तैनाती स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है, और सिक्योरिटी के फील्ड में सरकार डे बाई डे बहुत सारे काम करती चली जा रही है। तो एक ये मील का पत्थर है सौर मिसाइल का डिफेंस फोर्सेस में इंक्लूड करना सरकार का डिसीजन टेस्टिंग के साथ ही। और इसके बाद हम आगे और चर्चा करते हैं कुछ दूसरे और पॉइंट्स की। सो अब हम एक और रक्षा से रिलेटेड और एक टेस्ट हुआ है, एक नया डेवलपमेंट हुआ है इस फील्ड में, हम उसका करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। इसका नाम है स्मार्ट। तो स्मार्ट बेसिकली क्या है, ये एक एब्रीविएशन रूप है, इसका फुल फॉर्म होती है बेसिकली एस्ट फॉर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्टार्ट। सो बेसिकली ये क्या है कि एक नया मेथड डेवलप किया है DRDO ने टॉर्पीडो को छोड़ने के लिए, टॉर्पीडो से अटैक करने के लिए किसी सबमरीन पे। तो ये काफ़ी इंडिजीनियस और काफ़ी एक वर्ल्ड क्लास टाइप का ये इनका एक ये डेवलपमेंट है। बेसिकली होता है क्या, टॉर्पीडो के बारे में जान लेते हैं। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि स्मार्ट किस से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा इट इज़ रिलेटेड टू एंटी सबमरीन वारफेयर, ASW से रिलेटेड है। तो टॉर्पीडो का यूज कैसे होता है ये जान लेते हैं। टॉर्पीडो क्या होता है कि जब कभी किसी पनडुब्बी को या सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना होता है, दुश्मन की जो टारगेट करता है कोई, तो क्या होता है उसके पास जाना पड़ता है। जैसे 10 किलोमीटर के दायरे में वो पहुँच के, तो जो सब शिप से जाके जैसे फिर क्या होता है वहाँ से टारपीडो छोड़ा जाता है। जब टारपीडो उस पर छोड़ा जाएगा तो टारपीडो क्या करता है, वाटर के अंदर जाके उस सबमरीन पे अटैक करता है। जिधर होती है उस डायरेक्शन में जाके वो अपने डायरेक्शन ले लेता है, उसके हिसाब से उसको पहुँच के वहाँ पर अटैक करता है जाके। तो इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहता है कि जो शिप है जहाँ से इसको टॉर्पीडो को छोड़ा जाना है उस सबमरीन को अटैक करने के लिए, उसको 8-10 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए, उसके पास जाके ही ये कर सकता है। तो इस जो मेन ये जो डिस्टेंस की बात है, तो 8-10 किलोमीटर के दायरे में जाके, तो उसमें बहुत खतरा भी रहता है वारशिप को भी। तो इसको इसके लिए इम्प्रूव किया है इसमें। अब क्या हुआ है, जो स्मार्ट के रूप में अब जो टेस्ट किया गया है इसमें अभी रिसेंटली उड़ीसा में इसका APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहाँ से इसको टेस्ट किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को यूज किया है उसको छोड़ने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी काफ़ी दूर से टॉर्पीडो को छोड़ा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि एक लॉन्च पैड से छोटे से इसको चाहे ज़मीन से जो व्हीकल होता है उससे छोड़ा जा सकता है, ट्रॉली से, और या फिर जो वारशिप होते हैं उससे छोड़ा जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि एक मिसाइल को छोड़ा जाता है
तो मिसाइल का हेल्प की इसमें लिया गया। तो मिसाइल के साथ में टारपीडो को उसके साथ में उसके उसमें रखा जाता है। और फिर इसकी जो रेंज है वो करीब करीब 650 किलोमीटर हुई है। तो इसमें मिसाइल के साथ में टारपीडो होगा, तो मिसाइल जैसे छोड़ी जाएगी तो टारपीडो उसके साथ रहेगा, और जब जहाँ उसको जो सबमरीन जो उसका टारगेट है वहाँ पहुँचना होता है, उसके पास ही उससे पहले उस टारपीडो को वो मिसाइल इजेक्ट कर देगी वहाँ से अपने उस रॉकेट से। और फिर वो टारपीडो की स्पीड, क्योंकि ये सुपरसोनिक है तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगी, तो जो समुद्र में पानी में जब गिरेगा उससे पहले उसकी स्पीड काफ़ी कम कर दी जाएगी, डीएक्सलेट करके, और उसको पानी में छोड़ दिया जाएगा टारगेट के पास में जो 8-10 किलोमीटर के दायरे में होगा। फिर उसके बाद में वो उस जो सबमरीन होगी उस पर अपना निशाना साध लेगा। तो ये इसकी जो मैकेनिज्म है, इस फिगर जो मैं दिखा रहा हूँ इससे भी आप समझ सकते हो इसमें जो पीछे आ रहा है कि कैसे ये ऑपरेट होता है। तो ये काफ़ी ब्रेक थ्रू है, ये एक बहुत बड़ी सफलता है इसमें, क्योंकि एक तो ये है कि काफ़ी दूर से किया जा सकता है ये, और काफ़ी तेज़ी से होगा इसका पार। तो इसमें एक सरकार की देखा जाए कि इसमें जो लाइट वेटेड टॉर्पीडो होगा जो होता है उसको उसमें छोड़ा जाएगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अब जो टारपीडो उसके पास ही जाना पड़ता है शिप को ले जाके अटैक करने के लिए। तो इसमें काफ़ी दूरी तो उसमें बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है। तो अब एक डिफेंसिव पोजीशन मिल गई नेवी को, तो जल्दी ही शायद ये और इसके टेस्ट होंगे और नेवी में ये इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अपने आप में, और इसकी जो रेंज है वो 650 किलोमीटर से, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इतनी दूर से उस पर अटैक किया जा सकता है, टारपीडो को वहाँ से छोड़ा जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत इनोवेटिव आइडिया है, और इसको सक्सेसफुली इन्होंने ट्रायल भी कर लिया है। तो प्रॉब्ली ये जल्दी हमारे उस जो एंटी सबमरीन वारफेयर की कि उसमें आ जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा। और ये एक जो टारपीडो की रेंज है जो 8-10 किलोमीटर होती है, तो उसको एक तरह से बहुत बड़ा कर दिया है इसने। अब 650 किलोमीटर दूर से, 700 किलोमीटर की दूर से भी टारपीडो को छोड़ा जा सकता है इस तरह से। तो मिसाइल की हेल्प है कि एक किया गया, ये एक बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल है इसका। ओके, सो अब हम चर्चा करते हैं रुद्रम वन। तो हमारा इसमें पहले ये क्वेश्चन बनता है कि रुद्रम वन क्या है। ओके, तो इसका सही आंसर है इट इज़ ए एंटी रेडिएशन मिसाइल, ARM। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल, सो बेसिकली अब एंटी रेडिएशन मिसाइल होती क्या है, ये भारत की पहली फुल्ली इंडिजीनियस, जो पूरा स्वदेशी तरीके से हिंदुस्तान ने बनाया है DRDO ने, और इसका अभी रिसेंटली सक्सेसफुली ट्रायल भी किया हुआ है सुखोई के साथ में। और इसको सुखोई 30 MKI जेट के साथ केस से इसको छोड़ा गया था रुद्रम वन। तो इस सीरीज़ में ये इंडिजीनियस ARM है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। सो बेसिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है, ये क्या होती है कि दुश्मन का जो रडार या दूसरे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको पता करके और उनके टारगेट को नष्ट कर देती है। तो अभी जो जनरली जो हमारी इंडिजीनियस दूसरी मिसाइल होती है वो क्या होते हैं कि वो एक नेविगेशन गाइडेड होती हैं, उससे पहले उनका जो पूरा पाथ उसमें रहता है। इसमें क्या है कि वो टारगेट को देख के उसके हिसाब से और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, चाहे रडार हो या दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो रेडिएशन करते हैं, और जो इनके जो दुश्मन के रडार होते हैं या दुश्मन के दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उस पर क्या करेगा, ये जाके अटैक कर सकता है उस पर जाके। तो इसको एक बार लॉक कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और उसको ये उस पर अटैक कर देगा, जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और विभिन्न जो स्विच ऑफ भी कर दें, वो जैसे रडार को उन्होंने चल रहा था पहले और फिर उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया दुश्मन ने, उसके बाद भी वो उसको अटैक उस टारगेट को वो उसको पालेगा और उसको उस पर अटैक कर सकता है ये। तो बेसिकली क्या ARM एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये पहला मौका है कि उन्होंने खुद ही अपनी ये बना ली है। वैसे चाइना, रसिया, ब्रिटेन और US के पास में ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है। तो ये भारत के हिसाब से देखा जाए इंडिजीनियस भी, और पहली बार सुखोई से इसका टेस्ट भी किया, सक्सेसफुली किया गया। तो एक भारत ने अपने बेड़े में बहुत बड़ी ताकत बढ़ा ली है इसके साथ में, रुद्रम वन के साथ में, क्योंकि ARM की तरह का हथियार इनके पास में था नहीं पहले, तो इन्होंने खुद ही बना लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी एक उत्साह की बात है और देश में एक गर्व करने की बात है, और एक कैपेबिलिटी और पावर भी बढ़ती है इससे। एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेड क्या है, QUAD, क्वेड क्या है और इसमें कौन से कितने देश शामिल हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कि इसमें इसके जो 4 देश हैं इसके अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ओके, सो ये 4 कंट्री का ये ग्रुप है क्वेड। सो बेसिकली क्वेड
क्वेड क्यों बोलते हैं, इस पूरी फॉर्म में देखा जाए इट्स कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग, इसको शॉर्ट में कहते हैं क्वेड। तो ये 4 कंट्रीज़ ने इसको ये अपना ग्रुप बनाया हुआ है इनफॉर्मल टॉक के लिए और मिलिट्री ड्रिल्स के लिए। सो बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो साउथ एशिया में चाइना के जो उसका बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको रोकने के लिए और उसको अंडरलाइन करने के लिए किया है, क्योंकि अभी कुछ हाल के वर्षों में चाइना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है, तो और बहुत सारे कुछ ऐसे स्टेप भी ले रहा है जो पूरी दुनिया के लिए सही नहीं साबित हो सकते। तो उसको उस पर कर्व करने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए और उसकी चीज़ों को एक नज़र बनाए रखने के लिए, अपने डायलॉग करने के लिए ये इनफॉर्मल उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है चारों। तो ये बेसिकली 2007 में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनके इनिशिएटिव पे ये स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम जो यूएस के प्रेसिडेंट डिक चेनी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जॉन हॉवर्ड और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, इन लोगों ने ये लोग साथ आए थे और इसके लिए अपना म्यूचुअल डायलॉग और उसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए ये लोग तैयार हुए थे। उसके बाद में फिर ये 2007 की बात है, उसके बाद में बीच में चाइना ने इसका काफ़ी विरोध किया, तो ये चीज़ें फिर ये लोग रेगुलरली नहीं मिल पाए। फिर अब 2017 से ये चारों कंट्रीज़ के विदेश मंत्री अलग अलग शहरों में जाके ईयरली मिलते रहते हैं और अपनी डायलॉग करते हैं और उसके उन चीज़ों पे एक्शन भी लेते हैं। तो अभी रिसेंटली इस अक्टूबर में टोक्यो में चारों देशों के जो विदेश मंत्री थे वो मिले थे और उन्होंने कुछ पॉइंट्स पर इस पर डिस्कस किया। तो जो इनकी जो पॉइंट थे डिस्कस करने के और जो थे मेनली वो थे कि फोकस ऑन चाइना और जो टेररिज्म मेन था इनका, जो बातचीत का जो वो नज़रिया था। दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में और इधर चाइना का काफ़ी प्रभाव बढ़ रहा है तेज़ी से, तो उसको उस पर डिस्कस हुआ था। और नेवल एक्सरसाइज के लिए बात हुई और 5G कनेक्टिविटी, जो साइबर सिक्योरिटीज़ और कोविड-19 के वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी फंडिंग के लिए बात हुई इनमें। और मालाबार में नेवल एक्सरसाइज होनी है, जो शायद नवंबर में, आने वाले नवंबर में ये एक्सरसाइज होगी। इन सब पे बात हुई। तो क्वेड का जो मेन पर्पज़ था, आई एम रिपीटिंग अगेन, वो इन चारों देशों को नज़दीक लाना, डायलॉग करके और आपस में तालमेल बनाना, और ख़ासकर चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया था। चाइना के एक के बारे में उस पर नज़र रखने के लिए और उसके प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए इसको बनाया गया था। तो अब क्वेड का पर्पज़ आप समझ गए होंगे शायद। और अब और बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में हमारे एक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ है। तो उसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब लोग जानते ही हैं। तो इसमें हमारा एक जो जीएस का एक क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान किस मिनिस्ट्री में थे, कौन सा मिनिस्ट्री उनके पास में थी। तो इसका जो सही जवाब शायद आप लोगों को सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ इसका। रामविलास पासवान बेसिकली फूड कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर थे मोदी सरकार में अभी। तो ये बड़े दलित नेता थे और बिहार से बिलोंग करते थे। तो अभी रिसेंटली इनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। बेसिकली इनका ट्रीटमेंट चल रहा था और इनका कुछ बाईपास सर्जरी और हार्ट से रिलेटेड उनकी कुछ दिक्कतें थी, उसके चलते इनको इनकी डेथ हो गई। तो ये देश में एक बड़े दलित नेता के रूप में माने जाते थे और इनका एक बिहार की राजनीति में काफ़ी बहुत ज़्यादा इनका हिस्सा रहा है। और ख़ास बात ये है कि देश की पिछले 40 साल से ये पॉलिटिक्स में थे और उससे ज़्यादा समय से भी, और देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया, उनकी मिनिस्ट्री में रहे ये। तो कई पार्टियों में रहे कई, और अभी एक लोक जनशक्ति पार्टी है उसके ये फाउंडर हैं और उसके अध्यक्ष भी थे। तो ये इनके साथ में एक जो अभी बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी शायद भाजपा के साथ मिलकर लड़ रही है चुनाव या दूसरों के साथ में। तो ऐसे क्रूशियल टाइम पे इनकी डेथ हो जाना एक उन पार्टी के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी एक चिंता का बात है। और एक अच्छे नेता थे और अच्छी मिनिस्ट्री में इन्होंने मोदी की सरकार में काफ़ी बेहतर काम किया था। तो
इनके बारे में इतना, और बाकी डिटेल्स में आप और डिफरेंट उसमें देख सकते हो प्लेटफॉर्म।